नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और जीत स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय में शुरू होने जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसमें हम हिस्ट्री के तीनों काल प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का अध्याय में हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल वंश, क्योंकि मुगल वंश से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और अपने आप में बहुत ही विस्तृत वंश है। तो आज का सेशन में शुरू करते हैं मुगल वंश। ठीक है, तो देखते हैं मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश में पढ़ेंगे पहले बाबर। ठीक है, तो बाबर जो है भारत पर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक राज किया था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, यानी मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर ने। और कब किया था तो ये भी आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बाबर का पूरा नाम जो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वह पिता के पक्ष से तैमूर तथा माता के पक्ष से चंगेज खां से संबंधित थे। वह किससे संबंधित थे? तो वह पिता के पक्ष से तैमूर तथा माता के पक्ष से चंगेज खां से संबंधित थे। और बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और वह पिता के पक्ष से किससे संबंधित थे? तो पिता के पक्ष से तैमूर तथा माता के पक्ष से चंगेज खां से संबंधित थे। आगे देखते हैं। चंगेज खां, चंगेज खां एक मुगल था। ठीक है, चंगेज खां क्या थे? चंगेज खां एक मुगल थे जो मुगलों का वंशज था। कौन था? तो मुगलों का वंशज। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। कौन थे? तो उमर शेख मिर्जा। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम तुगलक निगार बेग। ठीक है, तो बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। वह कहां के शासक थे? तो उज्बेकिस्तान के। बाबर के पिता कहां के शासक थे? तो उज्बेकिस्तान के। बाबर के पिता कहां से शासक थे? तो उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान के शासक कौन थे? तो बाबर। ठीक है, और यह कौन थे? तो बाबर के पिता। और इसके माता का नाम तो तुगलक निगार निगार बेग। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम तुगलक निगार बेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। कहां के शासक थे? तो फरगना नामक छोटे राज्य के। उमर शेख मिर्जा कहां के शासक थे? तो वह फरगना के शासक थे। कहां के? फरगना के। कौन? तो उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा कौन थे? तो बाबर के पिता। किसके पिता? तो बाबर के पिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो 8 जून 1494 ईस्वी में। कौन बैठा? तो बाबर। और कब बैठा? तो 8 जून 1494 ईस्वी में। और किसकी गद्दी पर? तो फरगना की गद्दी पर। कहां कहां का गद्दी पर? तो फरगना की गद्दी पर। फरगना की गद्दी पर इससे पहले कौन बैठा था? तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। चलिए आगे देखते हैं। और उस समय उसकी आयु जो है 12 वर्ष था। किसका आयु 12 वर्ष था? तो बाबर का। कब? जब वह फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाबर के दूर के रिश्तेदार, बाबर के दूर के रिश्तेदार एवं मंगलों की दूसरी शाखा। किसकी दूसरी शाखा? तो मंगलों की दूसरी शाखा सोवानी खान के नेतृत्व में बाबर पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया और शरणार्थी बना दिया। तो किसने आक्रमण किया था? तो बाबर के दूर के रिश्तेदार और मुगलों की दूसरी शाखा के नेतृत्व में सोबानी खान ने आक्रमण किया था। कौन आक्रमण किया था? तो सोबानी खान ने। और किसको हराया था? तो बाबर को पराजित कर दिया था। और कौन सा गद्दी से? तो फरगना की गद्दी से। कौन सा गद्दी से? तो फरगना की गद्दी से। और उसे क्या बना दिया? शरणार्थी बना दिया। ठीक है, बाबर अनेक वर्ष भटकते भटकते बाबर ने जब फरगना की गद्दी से सोबानी खान ने उसे पराजित कर एक शरणार्थी बना दिया था, तो वह भटकने के दौरान उसने 1504 ईस्वी में, कब? तो 1504 ईस्वी में अपने चाचा से काबुल प्राप्त कर लिया, यानी काबुल पर कब्जा कर लिया। किससे? तो अपने चाचा से। यानी काबुल पर उसके चाचा का राज था। काबुल कहाँ का राजधानी है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। यानी अफगानिस्तान पर उसके चाचा का शासनकाल था। ठीक है, उसके शासन था। लेकिन जब फरगना की गद्दी बाबर से छीन ली गई तो बाबर ने काबुल पर आक्रमण कर काबुल पर अपना कब्जा जमा लिया। और यह किसका गद्दी था? तो उसके चाचा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर 1519 से लेकर 1523 ईस्वी तक उसने भारत पर 4 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? तो 4 बार। कब से कब तक?
1519 से लेकर 1523 ईस्वी तक। और अगर पूछा जाए बाबर भारत पर कितना बार आक्रमण किया है, तो कुल 5 बार आक्रमण किया है। तो कितना बार किया है भारत पर आक्रमण, तो कुल 5 बार किया है। लेकिन जब यह पूछा जाए कि 1519 से लेकर 1523 ईस्वी के बीच कितना बार किया, तो 1519 से लेकर 1523 ईस्वी तक 4 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और उसका अंतिम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। आगे पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो बाबर 1525 ईस्वी में, 25 ईस्वी के अंत में अफगानिस्तान से चला, यानी काबुल से चला था। कहाँ के लिए, तो भारत पर आक्रमण करने के लिए। किस पर आक्रमण करने के लिए, तो भारत पर आक्रमण करने के लिए। कहां से चला था, तो काबुल से। यानी जब अपने चाचा से बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया, तब 1525 ईस्वी में बाबर ने भारत विजय अभियान के लिए निकला। कब निकला, तो 1525 ईस्वी में। ठीक है, और रास्ते में लाहौर के शासक, यानी लाहौर के तत्कालिक शासक, लाहौर कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में, यानी लाहौर के तत्कालिक शासक दौलत खान लोधी के कुछ प्रतिरोध के बाद उसने बाबर के सामने समर्पित कर दिया। यानी जब बाबर ने भारत विजय अभियान के लिए निकला, तो रास्ते में उससे सामना हुआ दौलत खान लोधी से। किससे सामना हुआ, तो दौलत खान लोधी से। और दौलत खान लोधी से युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दौलत खान लोधी का पराजय हुआ, और उसने बाबर के अधीनस्थ स्वीकार किया, यानी बाबर के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाबर ने यानी बाबर का 5वां आक्रमण 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। कब हुआ, तो 1526 ईस्वी को। कब, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और कितनावा आक्रमण, तो 5वां आक्रमण। और कहां पर हुआ था, तो पानीपत पर। कहां पर, पानीपत, यानी पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। और इसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और कौन सा युद्ध हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। और यह कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें विजय किसकी हुई, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को। कौन सा युद्ध में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। और भारत पर मुगल वंश की स्थापना किया, यानी बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया। कहां, भारत पर। आगे पढ़ते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे, तो बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र का नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। आगे पढ़ते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया। कब किया, तो 1519 ईस्वी में। भारत पर पहला आक्रमण कब किया, तो 1519 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध में किया था, तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध में, तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध में, तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। ठीक है, और कौन सा आक्रमण, तो बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ था, तो 1519 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध, तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या किया था, तो तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। क्या क्या प्रयोग किया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाना का प्रयोग किया, यानी तोफ और गोला बारूद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, तोफ और गोला बारूद। इससे पहले बाबर ने कोई भी युद्ध में तोफखाना और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग नहीं किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने तोफ और गोला बारूद का प्रयोग किया, जिसके बल पर उसने पानीपत का प्रथम युद्ध को इब्राहिम लोदी से जीत लिया, और बहुत कम सैनिक रहते हुए भी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन थे, तो बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जो गोला बारूद के लिए खासकर चुने गए थे। कौन थे, तो उस्ताद अली और मुस्तफा। कौन थे, तो उस्ताद अली और मुस्तफा। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे, तो उस्ताद अली और मुस्तफा। कौन थे, तो उस्ताद अली और मुस्तफा। और उस्ताद अली और मुस्तफा कौन थे, तो बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज, और जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। युद्ध स्थल में कौन मारा गया, तो इब्राहिम लोदी। और वो कौन था, तो मध्यकाल का प्रथम शासक था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारा गया। कौन मारा गया, तो
इब्राहिम लोदी के साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी मध्य प्रदेश के राजा विक्रमजीत भी पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ मारा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। कहां से प्राप्त किया था? तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। कौन प्राप्त किया था? तो हुमायूं ने। और क्या? तो कोहिनूर हीरा। और अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा भारत से कब प्राप्त किया? तो अंग्रेजों ने सन 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सिखों को हराकर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और उसी टाइम इंग्लैंड की महारानी को भेंट की, और तभी से यह कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में महारानी के मुकुट पर विराजमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, बाबर के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध का नाम। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और क्या? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें किसने किसको पराजय किया? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। और किसने? बाबर ने। और कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे देखते हैं। खनबा का युद्ध, द्वितीय युद्ध है खनबा का युद्ध, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। कब हुआ था? तो खनबा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। खनबा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और किसके किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच। और किसने किसको पराजय किया? तो बाबर ने राणा संगा को पराजित किया। किसको पराजित किया? तो बाबर ने राणा संगा को पराजित कर दिया। ठीक है, और कौन सा युद्ध में? तो खनबा का युद्ध में। और खनबा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। चेंद्री का युद्ध, चेंद्री का युद्ध। और चेंद्री का युद्ध कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। चेंद्री का युद्ध कब हुआ? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच। और किसने किसको पराजय किया? तो बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया। कौन सा युद्ध में? तो चेंद्री का युद्ध में। और कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। ठीक है, अगला युद्ध देखते हैं। घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो घाघरा का युद्ध। और कब हुआ था? तो 6 मई 1529 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 6 मई 1529 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? तो घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो घाघरा का युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और अफगानों के बीच। किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और अफगानों के बीच। और कौन सा युद्ध हुआ? तो घाघरा का युद्ध। और कब हुआ? तो 6 मई 1529 ईस्वी में। ठीक है, और किसने किसको पराजय किया? तो बाबर ने अफगानों को हराया था। किसको हराया था? तो बाबर ने अफगानों को हराया। कौन सा युद्ध में? तो घाघरा का युद्ध में। आगे बढ़ते हैं। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंधर की उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई? कलंधर की उपाधि दी गई। एवं खनबा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण किया? तो गाजी की उपाधि। और कब धारण किया? तो खनबा युद्ध के बाद। खनबा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और कलंधर की उपाधि भी धारण की। ठीक है, 30 जनवरी 1530 ईस्वी को, 30 जनवरी 1530 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? तो राणा संगा की। और कब हुई? तो 30 जनवरी 1530 ईस्वी को। ठीक है, किसकी मृत्यु हुई? तो राणा संगा की। किस कारण से? तो जहर देने के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई। कहां हुआ? तो आगरा में। कब? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। और किसकी मृत्यु हुई? तो बाबर की। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई। किसकी मृत्यु हुई? तो बाबर की। और कब हुआ? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और कहां पर? तो आगरा में। और इसे कहां दफनाया गया? तो इसको जो है आगरा में दफनाया गया। और बाद में उसके द्वारा चुने गया स्थान काबुल पर दफनाया गया। यानी इसके शव को 2 बार दफनाया गया, पहला बार आगरा में और दूसरा बार काबुल में। तो दोस्तों हम लोगों को इसी तरह पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है डेट वाइज हम लोगों को याद रहेगा। और आगे
पढ़ने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीत स्टडी कंपस में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इसका पीडीएफ फाइल भी आप प्राप्त करें, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। बाबर बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, क्या तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा की रचना की। ठीक है, बाबर ने किसकी रचना की? तो अपनी आत्मकथा। और किस नाम से? तो तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा के नाम से। कौन सा नाम से? तो बाबरनामा के नाम से अपनी आत्मकथा की रचना की। और कौन सा भाषा में? तो चगताई तुर्की भाषा में। कौन सा भाषा में? तो चगताई तुर्की भाषा में। और क्या लिखा था? तो अपनी आत्मकथा। और अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुक ए जहांगीरी यानी बाबरनामा। और कौन सा भाषा में लिखा था? तो चगताई तुर्की भाषा में, जो तुर्क की एक भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। और किसका अनुवाद? तो बाबरनामा का अनुवाद। और किसमें? तो फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। और किसका अनुवाद? तो बाबरनामा का। किसमें? फारसी में। ठीक है, बाबर को मुंबई आन नामक पदशैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसका? तो मुंबई आन नामक पदशैली। ये मुंबई आन नामक पदशैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बाबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। वह किसका अनुयायी था? तो नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। किसका अनुयायी था? तो नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों को इसी तरह पढ़ना है सीक्वेंस में, और आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आज के लिए यहीं पर, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज के लिए यहीं तक।